आप सबका फिर से स्वागत है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एडवर्ब क्या होता है और उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा कि एडवर्ब क्या होता है। नहीं याद है तो चैनल पे जाइए और एडवर्ब देख के आइए। कोई भी चीज़ कब, कहाँ, कैसे और किस मात्रा में हो रही है वो था आपका एडवर्ब। मैं बाहर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। आउटसाइड आपका क्या हो गया? एडवर्ब। आई एम टू अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। टू आपका बहुत ज़्यादा, ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मैं तेज दौड़ता हूँ, आई रन फास्ट। फास्ट आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। बिना प्रीपोजिशन के कोई भी सेंटेंस, लंबा सेंटेंस आपको बोलना हो तो आप बोल नहीं पाएंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं चाय पीता हूँ, एकदम सिंपल सेंटेंस है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब बातचीत आपको करनी हो, कन्वर्सेशन करना हो, तो वो बिना प्रीपोजिशन के आप कोई सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि आप अपनी पहचान भी बिना प्रीपोजिशन के नहीं बना पाएंगे। अगर आपको कहना है कि आप किसी के बच्चे हैं या आपका बाप कौन है, आपकी माँ कौन है, तो बिना प्रीपोजिशन के आप बोल ही नहीं पाएंगे। यानी कि आपके वजूद का डिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन पे होता है। जैसे कि मैं फलाने का बेटा हूं, आई एम सन ऑफ द फलाना। ठीक है, तो जो हमने ऑफ शब्द इस्तेमाल किया वो आपका क्या है? प्रीपोजिशन ही तो है। संबंध बता रहा है, आपका संबंध ही आपके प्रीपोजिशन से साबित हो रहा है। तो सोच लीजिए कितनी जरूरी चीज है। नहीं समझ पाएंगे तो फिर समझ जाइए कि आप किसी के बाप बेटे नहीं हैं। खैर, तो सवाल पहला यही है कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट shows the relation of noun or pronoun to another word in the sentence। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से एक संबंध या कनेक्शन दिखाता है। जैसे हम कहें, मान लीजिए कि किताब बैग में है, या हिंदी में अगर इसको लिखा जाए कि किताब बैग में है, तो किताब बैग में है, में समझ में आ रहा है ना। अगर हम में हटा दें, लिख सिर्फ ये बोलें कि किताब बैग है, तो इसका कोई लॉजिक या कोई मीनिंग निकल रही है? कोई लॉजिक और कोई मीनिंग इसकी नहीं है जब तक कि हम में उसमें नहीं लगा रहे हैं। कोई भी चीज कहाँ पे है, किससे संबंधित है, या किस पोजीशन में है, ये सारी चीजें आपका प्रीपोजिशन कहलाती हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ये दिया कि किताब बैग में है, या जैसे कि हम ये बोलें कि स्टाइलस मेरे हाथ पे है। हाथ पे या पर शब्द जो इस्तेमाल हुआ वो क्या है? आपका प्रीपोजिशन ही होता है। एक एक करके हम सबको डिटेल में देखेंगे। यहाँ एग्जांपल देखिए, दो तीन लिखा हुआ है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, तो पर या ऑन, पर के लिए आता है ऑन। इसी तरीके से द कैट इज अंडर द चेयर, कैट चेयर के नीचे है। अंडर क्या होता है? अंडर का मतलब होता है नीचे, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ऐसे ही है, ही केम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। सारी चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे करके। ये सिर्फ एक एग्जांपल। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। जैसे कि प्रीपोजिशन जो शब्द है वो प्री प्लस पोजिशन से मिलके बना हुआ है। प्री यहाँ पे आपका क्या है? सफिक्स है। अच्छा, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं जानते आप लोग? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अच्छा खैर, इसको जानने की जरूरत है नहीं, बट माइंड में आ गया तो बता दे रहे हैं। प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के शुरुआत में जोड़कर नया वर्ड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स वो चीज होती है जो लास्ट में जोड़ी जाती है। जैसे कि प्रीपोजिशन जो वर्ड है ना, इसमें ये प्री आपका प्रीफिक्स है जो शुरुआत में जोड़ के हमने एक नया वर्ड बना दिया, प्रीपोजिशन। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले या शुरू में, और पोजीशन का मतलब स्थिति। तो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो हम लोग पहले लगा रहे हैं, शुरू में लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे पहली लाइन हमने बोला कि आई एम सन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, मैं इनका बेटा हूं। तो सन ऑफ एक्स वाई जेड, ये बाप का नाम आपके लास्ट में लगा ना। बाप के नाम से पहले आपने ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया। तो जहां भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है ना, वो ऑब्जेक्ट से पहले ही इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिएगा, प्री यानी कि पहले, शुरुआत में। तो कोई प्रीपोजिशन होगा वो प्री होगा, यानी कि आप ऑब्जेक्ट से प्री, ऑब्जेक्ट से पहले आप उसका इस्तेमाल
करेंगे। तो कौन कौन से प्रीपोजिशन आमतौर पे होते हैं? जैसे ऑन, ऑन का मतलब ऊपर, अभी हम बताए हैं। दूसरा अंडर, अंडर का मतलब नीचे। नियर, नियर का मतलब होता है पास। बिहाइंड यानी कि पीछे। इसी तरीके से इन यानी कि अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरीके से ये सेकंड वाला है अंडर, नीचे। द बॉल इज अंडर द बेड, बॉल या गेंद बेड के नीचे है। द बॉल इज अंडर द बेड। तीसरा है नियर यानी कि पास। जैसे हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं कि मलेश एकेडमी नियर तालीमुद्दीन निस्वा डिग्री कॉलेज। नियर यानी कि पास। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे। जैसे मान लीजिए कि दो चार लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपके फ्रेंड खड़े हैं, फ्रेंड लोग खड़े हैं, पीछे कोई आपका एक दोस्त है खड़ा है, उसको ढूंढ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ना ही इज बिहाइंड यू, शी इज बिहाइंड यू, वह तुम्हारे पीछे है, लड़का हो या लड़की है। या अगर खड़ी है तो आप बोलेंगे कि शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू या ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। तो बिहाइंड का मतलब पीछे, याद कर लीजिए। इसी तरीके से इन, इन का मतलब अंदर। जैसे हम एकदम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे कम इन या कम इन। क्लास में जैसे वॉशरूम जाते होंगे ना, मैं गो टू टॉयलेट मैम सर, ऐसा बोल के बचपन में सब लोग बहाने से भागते रहते हैं। तो वापस आते हुए आप क्या बोलते हैं? मैं आई कम इन। इन यानी कि अंदर आना, मतलब कम इन अंदर आना। इन का मतलब अंदर। बाकी ये बता चुके हैं प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के आगे आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगला कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। पहला आपका है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कि कोई भी चीज कहाँ है, या कोई भी, या कुछ भी, इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि कहाँ पर है। इसमें पहला आपका है इन। इन का मतलब होता है अंदर। ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिएगा ताकि, जैसे कि मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है, ही इज इन द रूम, वह रूम में है। में यानी कि इन। इसी तरीके से दूसरा है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर। अभी हमने बताया कि द स्टाइलस इज ऑन माई पाम या हैंड, या मान लीजिए ये बॉटल है, द बॉटल इज ऑन माई हैंड, या मान लीजिए ये टेबल है और बॉटल रखा हुआ है, तो क्या हो गया? द बॉटल इज ऑन दी टेबल। ऑन दी ऊपर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर रखी हुई कोई भी चीज होगी तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। सरफेस पे कोई भी चीज रखी हुई है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। ऐसे ही एट का इस्तेमाल होता है। एट का इस्तेमाल टाइम पे भी होता है, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन किसी भी चीज को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना हो, उंगली करनी हो, जैसे हम सबकी आदत होती है उंगली करने की इधर उधर, तो पॉइंट आउट करने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह दरवाजे पर है, या कोई दरवाजे पे आता है ना बुलाने कि हाँ मम्मी है, पापा हैं, और पापा घर में बैठे रहते हैं, बच्चा कहता है, पापा बोल देते हैं जाओ, क्या तो पापा नहीं है, बच्चा जाकर घर बाहर कहता है कि पापा बोले हैं कि पापा घर पे नहीं है। ये सब आप ही की बचपन की कहानी है। तो एट, तो वो इंसान बाहर खड़ा है, तो ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है, ही इज एट द डोर। ऐसे ही है अंडर, कोई भी चीज किसी चीज के नीचे है। ठीक है, जैसे टेबल ही है, टेबल जैसे हमने बॉटल का एग्जांपल दिया, तो बॉटल टेबल के ऊपर है, रखा हुआ है, तो हमने किसका इस्तेमाल किया? ऑन का इस्तेमाल किया। द बॉटल इज ऑन द टेबल। लेकिन अगर कोई भी चीज हमारे टेबल के नीचे है, तो वो बॉटल ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, ये टेबल है, तो फिर आप इस्तेमाल किसका करेंगे? अंडर का इस्तेमाल करेंगे। द बॉटल इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। या फिर इसी बॉटल से इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कि बिहाइंड, पीछे। द बॉटल इज बिहाइंड द टेबल, ये टेबल है और ये पीछे आपका बॉटल रखा हुआ है, तो द बॉटल इज बिहाइंड द टेबल। उम्मीद करते हैं चीजें समझ आ रही होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, द बॉय इज बिहाइंड द वॉल, लड़का दीवार के पीछे है, द बॉय इज बिहाइंड द वॉल। ऐसे यहाँ पे है बिटवीन, जब कोई भी चीज दो चीज के बीच में हो तो वो होता है बिटवीन। जैसे आजकल सबकी जिंदगी में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरा मुंह उठा के चली आती है और इंसान सोचता रहता है। तो मान लीजिए कहना हो कि हाँ अब दो परेशानियों के बीच में, आई एम बिटवीन टू प्रॉब्लम्स,
दो परेशानियों के बीच में मैं हूं, आई एम बिटवीन द टू प्रॉब्लम। टू प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पढ़ाई, और नवंबर दिसंबर चल रहा है, शादी वादी का खूब मन कर रहा होगा, तो आई एम बिटवीन टू प्रॉब्लम्स, स्टडी एंड मैरिज, ऐसे बोला जा सकता है। इसी तरीके से एमंग, एमंग भी बिटवीन में के ही सेंस में आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बिटवीन का मतलब दो चीजों के बीच में, जैसे स्टाइलस रख देते हैं, ये हाथ है, ये हाथ है, अब इन दोनों हाथ के बीच में ये बॉटल है, सिर्फ दो ही चीजें कंफर्म है, तो ये क्या है? बॉटल बिटवीन है, इन बिटवीन माई हैंड, द बॉटल इज इन बिटवीन माई हैंड। लेकिन अगर एक से ज्यादा कोई चीज हो तो फिर हम वहां पे एमंग इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे द टीचर इज एमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट कई सारे होंगे क्लास में मान लीजिए, और उसमें एक ही टीचर है, तो कई सारे इंसानों के बीच में एक टीचर वहां पे दिख रहा है, द टीचर इज एमंग स्टूडेंट, टीचर उन बच्चों के बीच में है। मान लीजिए क्लास में घुसे, टीचर दिखा ही नहीं, किसी से आपने पूछा कि टीचर कहाँ पे है, तो आपने पॉइंट आउट करके कह दिया कि द टीचर इज एमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में टीचर है। इसी तरीके से नियर, कोई भी चीज कहाँ पे है, जो है निकटता बताता है। पास, द शॉप इज नियर द स्कूल, दुकान स्कूल के पास में है। और लास्ट है ओवर, एबव समथिंग या कवरिंग, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, जहाज शहर के ऊपर से उड़ा या उड़ गया। तो ये ऐसा नहीं है कि वो शहर पे ऐसे ऐसे चलते हुए जहाज गया, वो ऊपर से निकल गया, तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किसका किया? ओवर का किया। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली चीज है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के कंटेक्स्ट में जितने शब्दों का इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन का, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे इन का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल, एट का इस्तेमाल, ये तीनों शब्द या तीनों प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कब पैदा हुए, आई एम बॉर्न इन दिसंबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो भी आपका महीना है, आप बताते हैं कि आप इस महीने में पैदा हुए, इस महीने में पैदा हुए, में, ठीक है, तो में आपका क्या है? इन के लिए आएगा, एम बॉर्न इन मे, या इन 2020, 2021, जो भी आप साल बताएं, साल बताना हो, महीना बताना हो, या फिर दिन का कोई हिस्सा बताना हो, इन सब के लिए आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठा था, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठा था। ऐसे ही आई वेंट दिल्ली इन दिसंबर, मैं दिसंबर में दिल्ली गया था, या आई विल गो टू दिल्ली इन दिसंबर, मैं दिसंबर में दिल्ली जाऊंगा। तो महीने के लिए भी आपने किसका इस्तेमाल किया? इनका इस्तेमाल किया। साल बताना हो तो भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ऑन के केस में दिन या डेट बतानी हो तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग इन्हीं तीनों चीजों में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, तो एकदम रट लीजिए। महीना बताना हो, साल बताना हो, दिन का कोई हिस्सा बताना हो, सब में इनका इस्तेमाल होगा। इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, सब में इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई महीना हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब में क्या होगा? इनका इस्तेमाल होगा। साल बताना हो 2020, 19, 18, 2002, 2005, कुछ भी आप बता रहे हैं, जब भी आप पैदा हुए हैं, सब में इनका इस्तेमाल होगा। लेकिन दिन और डेट बतानी हो तो इनका इस्तेमाल नहीं होगा। मैं सोमवार को कॉलेज गया था, आई वेंट टू द कॉलेज ऑन मंडे, ठीक है, आई वेंट टू द कॉलेज ऑन मंडे। 15 अगस्त को या इंडिपेंडेंस डे की जैसे बात होती है ना, हमारी फंक्शन वगैरह है, 15 अगस्त को मैं गाना गाया था या मैं गाना गाई थी, आई सैंग अ सॉन्ग ऑन 15th ऑफ अगस्त, ऑन 15th ऑफ अगस्त। इसी तरीके से एट, जब एग्जैक्ट टाइम बतानी हो हमें तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मेरी क्लास 7 बजे से है, माई क्लास इज एट 7 o'clock। मेरी क्लास 12 बजे है, माई क्लास इज एट 12 o'clock।
मेरी क्लास 5 बजे थी, माई क्लास वॉज एट 5 o'clock। और रात का इस्तेमाल करना रहेगा तो भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। अगली चीज है बिफोर। बिफोर अभी हम बताए हैं बिफोर का भी, कोई भी चीज जो पहले है। बिफोर बताए थे कि बिहाइंड बताए? बिहाइंड बताए। तो कोई भी चीज पहले, जैसे आई वोक अप बिफोर द लंच। मान लीजिए रात भर जगराता वाली आदत है, रात भर सोए रहते हैं और सुबह नाश्ता वास्ता सब छोड़ छाड़ के लंच से पहले ठीक 1 बजे आंख खोलेंगे। और किसी ने पूछा कब उठे तुम, तो आपने कहा कि आई वोक अप बिफोर द लंच, लंच से पहले मैं उठ गया। आप रोज क्लास लेट जाते हैं, लेट जाते हैं, और आप लेट पहुंचे एक दिन और टीचर आपकी क्लास में आने के बाद आया, टीचर यानी कि खुद लेट हो गया, और किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारी पिटाई नहीं हुई, टीचर ने तुमको मारा नहीं, तो आप क्या कहेंगे? नो, आई रीच्ड बिफोर द टीचर, मैं टीचर से पहले ही पहुंच गया। और अगर यही इसी के रिवर्स हो तो फिर आफ्टर का इस्तेमाल करिए। उसके बाद, जैसे मान लीजिए आप टीचर आ गया था और आप लेट गए और फिर आपको डांट पड़ गई, बट किसी ने आपसे पूछा कि आपको क्यों डांट पड़ी, आपको टीचर ने क्यों पीटा, तो आप कहेंगे कि बिकॉज आई रीच द कोचिंग आफ्टर द टीचर, मैं टीचर के बाद कोचिंग या सेंटर पहुंचा। ड्यूरिंग, किसी भी टाइम पीरियड वक्फे के बीच में कोई चीज हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग। जैसे आपकी आदत होगी बचपन में खूब क्लास के बीच बीच में बैग में से टिफिन निकाल निकाल के ठूसे होंगे मुंह में, को सककर कहीं के, खैर तो खूब ठूसे होंगे। तो अगर मान लीजिए आप उन सारी चीजों को याद करें, आज भी करने वाले करते ही हैं, खाते ही होंगे, ठूसते ही होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई मान लीजिए आप ऐसे ही क्लास के बीच में खूब ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, पहले सेकंड और थर्ड पीरियड में खूब ठूस लिए, चौथी या पांचवी के बाद लंच हुआ तो आपके पेट में जगह है ही नहीं, दोस्त ने पूछा कि खा लो, आप कहेंगे नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, दोस्त के घर ऐसे कैसे भरा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आप सीधा सा इसी का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि नो, आई टुक ड्यूरिंग द क्लासेस, मैं क्लास के दौरान ही ठूस गया या ठूस गई। इस तरीके से है। अगला सिंस, जब कोई टाइम बतानी हो तो उसमें सिंस का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के कंटेक्स्ट में, जो अब तक मतलब चलती। अच्छा, इसका एक और तरीके से इस्तेमाल है, हम आसान हम बता रहे हैं जो हमारे गुरुओं ने बताया, एकदम सिंपल। जब भी आप टाइम बताएंगे कोई भी चीज इस टाइम से है या हो रही है मतलब, तो एकदम सिंपल तरीका है सिंस और फॉर। जैसे मैं 2010 से पढ़ रहा हूं, ठीक है, और मैं सुबह 10 बजे से पढ़ रहा हूं। अब दोनों में बात वही है, सुबह 10 बजे से पढ़ रहा हूं, 2010 से पढ़ रहा हूं, तो दोनों में कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में से के लिए जो से हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2010 से और सुबह 10 बजे से, तो दोनों ही से के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, फॉर इस्तेमाल करते हैं, मतलब से शब्द के लिए। तो कहां सिंस इस्तेमाल करेंगे, सुबह वाले में कि जो 2010 वाले में? इसका तरीका एकदम सिंपल है याद करने का, जो भी टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम को अगर आप बहुवचन में बोल पाए तो आप उसके लिए फॉर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और जिसको आप बहुवचन में ना बोल पाए उसके लिए आप सिंस इस्तेमाल करिएगा। एकदम एक सिंपल एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं कि मैं 2010 से पढ़ रहा हूं, तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि मैं 2010 से पढ़ रहा हूं? 10 तो 10 ही है ना, 10 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसलिए हम वहां पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमने बोला कि सुबह 10 बजे से पढ़ रहा हूं, तो क्या आप 10 बजे से 10 बजों से पढ़ रहा हूं कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, हम भी इसमें भी सेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी ऐसा टाइम जिसको आप बहुवचन में नहीं बोल सकते उसको आप मतलब सेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि मैं पिछले 5 दिनों से पढ़ रहा हूं, या सिर्फ हम यही बोलेंगे 5 दिन से पढ़ रहा हूं, तो 5 दिन को हम ये भी तो बोल सकते हैं 5 दिनों से पढ़ रहा हूं। अगर हम ये 5 घंटे से पढ़ रहा हूं तो ये भी कह सकते हैं 5 घंटों से पढ़ रहा हूं। इसमें कुछ बुरा है? या ग्रामर की ऐसी की तैसी हो रही है? नहीं हो रही।
तो किसी को भी अगर हम बहुवचन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई एम स्टडीइंग फॉर 2 days, फॉर 5 days, 5 दिनों से पढ़ रहा हूं, 2 दिनों से पढ़ रहा हूं। तो इसमें ड्यूरेशन मतलब इस तरीके से आप आसानी से ग्रामर को भाड़ में भेजने के बाद ये तुक्केबाजी के साथ आप इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद है चीजें क्लियर होंगी। अब इससे आसान क्या ही हो सकता है, बाकी सेम एग्जांपल्स वही सारे हैं। तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें या तो मूवमेंट का पता चलता है, आवाजाही का पता चलता है, या दिशा का पता चलता है कि किस दिशा में क्या। पहला इसमें मूवमेंट का पता चलता है, जो है टू शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि किधर कौन सी चीज हो रही है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। लेकिन ये अधूरा है, डायरेक्शन हमें यहां बताना पड़ेगा। स्कूल जा रहा हूं ना, स्कूल जा रहा हूं, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, टू आपका प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट से पहले ही प्रीपोजिशन लगेगा, बताया ना। तो डायरेक्शन मूवमेंट बेसिकली इससे आपका क्लियर हो रहा है। ऐसे ही फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। टू का इस्तेमाल हम बताने के लिए कर रहे हैं कि हो रहा है, किधर हो रहा है। और फ्रॉम का इस्तेमाल आने के कंटेक्स्ट में किया जाता है कि किसी चीज से इंसान दूर होके इधर आ रहा है। जैसे अगर हम बोले कि मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन स्कूल के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो बच्चा या मैं ही घर से आ रहा हूं, तो घर से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम होम, तो हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया बताने के लिए। मूवमेंट अवे फ्रॉम प्लेस, शी केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आई। मैं स्कूल से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द स्कूल, या द नहीं, टू स्कूल। इसी तरीके से तीसरा है इनटू। कोई भी मूवमेंट अगर अंदर की तरफ हो रहा है ऐसे, तो वो होता है आप इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं नदी में कूद गया, आई जंप्ड इनटू द रिवर, आई जंप्ड इनटू द रिवर। हमने इनटू क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे, क्योंकि आप नदी में कूदते हैं, घुस जाते हैं अंदर पूरा एकदम, तो इनटू घुस गए आप। ठीक है, अगर आप बस नदी में ऐसे चल रहे हैं, अपना घुटना तक जींस आपने ऊपर चढ़ा ली और ऐसे चल रहे हैं, तो आप इनटू द रिवर आप इस्तेमाल ना करें तो भी चलेगा। आप इन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि नदी में आप चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अमूमन नदी के लिए इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनटू का कनेक्शन सीधा ये है, मतलब कोई चीज अंदर घुस गई है आमतौर पे अमूमन। एक सेंटेंस यहाँ पे और लिखा है, द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। कैट बॉक्स में कूद गई, तो आमतौर पे घुस जाती है अंदर। तो घुसने के कंटेक्स्ट में, अंदर भी छोड़ दीजिए, अंदर शब्द हटा दीजिए, घुसने के कंटेक्स्ट में आप कहिए कि इनटू का इस्तेमाल होता है। लेकिन इंसान अगर घुसा है तो निकलेगा भी, उंगली घुसाने की आदत है, हर काम में टांग अड़ाने की आदत है, तो फिर उसको सुलझाने का भी शौर होगा ही। तो कोई भी चीज जब बाहर निकले तो हम आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। He ran out of the house, वह घर से भाग गया या दौड़ आया, निकल गया ना, तो he ran out of the house। ये भी एक मूवमेंट दिखा रहा है, दौड़ना आना आवन जावन चल रहा है। इसी तरीके से टूवर्ड्स, मूवमेंट इन डायरेक्शन। कोई मूवमेंट बताते हैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक दिशा में। जैसे ही वॉक्ड टूवर्ड्स द पार्क, वह पार्क की तरफ चला गया। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा कि एक आदमी दौड़ता हुआ भागा और भाग के एक दुकान है, मान लीजिए उस दुकान के पास छुप गया, ये चला गया। पीछे से आपने देखा पुलिस भी आ रही, इसका मतलब वो चोर था। पुलिस ने पूछा कि आपने देखा है वो कहाँ गया, तो आप क्या बोलेंगे, ही रैन टूवर्ड्स दैट शॉप, वह उस दुकान की तरफ दौड़कर गया है। तो तरफ इसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो टूवर्ड का तरफ के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अक्रॉस, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। आपको इधर का मूवमेंट भी पता है और सामने वाला, मतलब जो अब जहां पहुंचने वाले हैं वो पॉइंट भी आपको पता है, तभी तो आप कह पाएंगे ना कि एक तरफ से दूसरी तरफ हो रहा है, तो वो क्या है, अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम रोड से ऐसे यहां से वहां
उस साइड चले गए, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, दे रैन अक्रॉस द रोड, वे रोड के तरफ से, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ वो चले गए। अगला है थ्रू, मोमेंट इनसाइड समथिंग, कोई ऐसा मोमेंट जो किसी चीज के अंदर से होते हुए आगे जा रहा है, ठीक है, या आगे बढ़ रहा है। जैसे आप एक टनल से होकर गुजरिए, पंजाब कह रहे सॉरी, कश्मीर आप जाइए, हिमाचल जाइए, वहां पे कई सारे टनल हैं, पहाड़ के बीच में से निकलती है, या ट्रेन आपने देखी होगी ऐसे गुफा के बीच में से निकल रही है, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं थ्रू, द ट्रेन पास्ड थ्रू दी टनल, या हम ही खुद से जा रहे हैं तो आई पास्ड थ्रू दी टनल, मैं टनल के द्वारा वहां से गुजरा, ठीक है। तो थ्रू का जो है इस्तेमाल भी इसी वे में किया जाता है। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, दो इसमें है, वो है बाय और विद। बाय का मतलब किसके द्वारा और विद का मतलब किस चीज से। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए, द सॉन्ग वॉज संग बाय अरिजीत सिंह, गाना अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया, द्वारा एक एजेंट बताया जा रहा है इसमें, या डूअर बताया जा रहा है कि कौन सी चीज किसके द्वारा हो रही है। दूसरा विद का भी इस्तेमाल, इसके लिए भी वही बात है, द्वारा ही सेंस आएगा, ये वर्ड लिख लीजिए। ही कट फ्रूट्स विद अ नाइफ, वह चाकू से फ्रूट काटता है, तो चाकू से फ्रूट काटता है, जो हमने से शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया, वो से का कंटेक्स्ट भी अल्टीमेटली द्वारा के लिए ही है, कि वह चाकू के द्वारा फ्रूट काटता है। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी सामान के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, तो सामान के लिए भी दो ही प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, पहला अगेन विद और दूसरा बाय। शी राइट्स विद अ पेन, वह एक पेन से लिखती है। मैं ट्रेन से सफर करता हूं, आई ट्रेवल बाय अ ट्रेन, मैं कार से सफर करता हूं, आई ट्रेवल बाय अ कार, ठीक है। मैं बस से सफर करता हूं, आई ट्रेवल बाय अ बस। तो इंस्ट्रूमेंट के केस में, किसी सामान के केस में अगेन दो ही प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, क्या क्या, विद किस चीज से, और बाय का किस मतलब माध्यम से। लास्ट है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, इसमें दो आपके प्रीपोजिशन है, फॉर एंड टू, किस मकसद से कोई चीज हो रही है, वो मकसद साबित करने के लिए जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर और टू आता है। जैसे आई ज्वाइन क्लास फॉर स्पीकिंग, मैंने स्पीकिंग के लिए क्लास ज्वाइन किया, मकसद पता चल रहा है ना। दूसरा है आई केम टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने आया हूं, तो सीखने आया हूं को साबित आप कैसे कर पा रहे हैं, वो मकसद आपका क्लियर कैसे हो रहा है, वो मकसद क्लियर हो रहा है टू से। तो उम्मीद करते हैं इतने में सारी चीजें क्लियर होंगी, लेक्चर बड़ा लंबा हो गया बट फटाफट एक सिनॉप्सिस देख लेते हैं। इनसाइड कोई भी चीज किसी चीज के अंदर है, ऑन कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है, अंडर कोई भी चीज किसी चीज के नीचे है, बिहाइंड पीछे, और बिफोर अगर कोई चीज है तो वो डायरेक्शन के केस में था वो आगे, बिटवीन वाला आपको याद है, दो चीज के बीच में ये बिटवीन था, और अगर कई सारी चीजें, दो नहीं बल्कि कई सारा है, तो फिर आपने किसका इस्तेमाल किया था, वो था आपका एमंग। बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहले इसमें प्रैक्टिस ये है, फिल इन द ब्लैंक, ये सीधा सीधा यहाँ पे हम लिखे हैं, आप भरिएगा इसको, फिर इसका ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। द कैट इज अंडर द टेबल, द बॉय इज इन द रूम, द पेन इज ऑन द टेबल, द गर्ल इज स्टैंडिंग एट द डोर, द टीचर इज एमंग द स्टूडेंट। आप सीधा सीधा ये पकड़िए होमवर्क वाला। राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह का इस्तेमाल करके आप, मतलब जगह बताते हुए आप 5 सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे क्लास में बैठे हैं आप, क्लास में बैठे बैठे हैं, दिमाग काम तो करता नहीं है, दिमाग तो बाहर टहल रहा होता है, तो आप कह सकते हैं ना कि माई ब्रेन इज आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर है। तो ये इस तरीके से 5 सेंटेंसेस आप बनाएंगे। दूसरा, राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम का इस्तेमाल करते हुए, प्रीपोजिशन का मतलब इस्तेमाल करके आप 5 सेंटेंसेस
बनाएंगे। जैसे क्लास के टाइम आप क्लास कर रहे हैं, अगेन दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है क्योंकि कभी तो काम करता नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि माई माइंड वॉज ब्लैंक ड्यूरिंग द क्लास। क्लास के दौरान मेरा दिमाग एकदम खाली था। शायद घुटने में रहा होगा, वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का इस्तेमाल करके 5 सेंटेंसेस का इस्तेमाल बनाना है आपको। जैसे कि आई वॉज कमिंग टूवर्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। इसके 5 बनाएंगे। बाकी इन 5 सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेशन करेंगे। वह कुर्सी पर बैठा था, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, कुर्सी पर, ऑन द चेयर। बाकी इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आप बनाइएगा। आज के लिए इतना ही है, बाकी देखेंगे हम लोग अगली क्लास में अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच। पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।